Good morning everyone. Today we will learn class 9th science chapter 2 cell the building block of life के NCERT रीडिंग और एक्सप्लेनेशन लर्न करेंगे. It is widely accepted amongst the scientific community that life it is widely accepted amongst the scientific community that life originates in water. Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the oceans. Hot springs are example of such environment. In India, the hot spring of Yuga Valley in Ladakh maintain temperature very high temperature nearly at the boiling uh, point of water. Even in a cold climate, this environmental condition seems to be similar to those on the earlier earth about 3.5 billion years ago. The organisms living in this hot spring are mostly heat loving bacteria called thermodynamics, which are unicellular. स्टार्टिंग के चैप्टर में वो यही पैराग्राफ में वो यही इंट्रोडक्शन में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोस्टली साइंटिस्ट ने बिलीव करा था कि जो लाइफ की ओरिजिनेट मतलब लाइफ की जो उत्पत्ति हुई है, कहाँ से लाइफ चालू हुई है, वो कहाँ पे हुई है, हॉट स्प्रिंग में हुई है. मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर था. और कब हुई है? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इतने हॉट स्प्रिंग एनवायरनमेंट में रहते थे और जो हीट को क्या करते थे, प्यार करते थे, ऐसे बैक्टीरियाज को क्या बोला गया? थर्मोफाइल्स या थर्मोफाइल्स बोल सकते हैं इसको. और वो कैसे थे? यूनिसेलुलर. क्योंकि सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए थे उनको क्या बोला गया था? बैक्टीरिया बोला गया था. वो कैसे थे? हीट लविंग बैक्टीरिया थे जिनको थर्मोफाइल्स बोला गया था. और जो वो कैसे थे? यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल से मिलके बने थे. Scientists from the Bible Sahani Institute of Paleosciences, Lucknow, study these hot spring are found that calcium carbonate formed rapidly around them. This deposit may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme conditions. They may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell. साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर करा था कि जो हॉट स्प्रिंग इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया रह रहे उनके चारों तरफ के कौन सी लेयर थी? कैल्शियम कार्बोनेट की थी, जो उनको क्या करती थी? डिपॉजिट हो जाती थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के चारों तरफ, जो उनको किससे प्रोटेक्ट करती थी? हार्मफुल रेडिएशन से और एक्सट्रीम कंडीशंस कि और भी ऐसी कोई कंडीशन आए जिससे वो डिस्ट्रॉय हो सके. इनसे कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती थी? कैल्शियम कार्बोनेट प्रोटेक्ट करती थी. और इसी प्रोटेक्टिव लेयर को क्या बोला गया? द बैरियर दैट डिफाइन ए सेल. एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बोला गया जो क्या करती है? सेल को डिफाइन करती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल. ये लाइन ये बताते कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं. अब वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है. द सेल रिप्रेजेंट दैट बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट. Some organisms such as bacteria or yeast consist only one cell, unicellular, while other like plants, fish, bird or humans are made of million of cells, multicellular, that work together. इसमें ये बोला गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, तो उनको क्या बोला गया? यूनिसेलुलर. और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, बर्ड, फिश, ये कैसे? ह्यूमन, ये किससे मिलके बने होते हैं? ये मल्टी सेल से मिलके बने होते हैं. इसके लिए इनको क्या बोला गया है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला गया है. ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. जितने भी ग्रुप सिमिलर सेल से मिलके बने होते हैं वो फंक्शन भी कैसा परफॉर्म करते हैं? सिमिलर. और अगर सेल साथ में मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का. और डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज to form in organ and several organ work together to form organ system such as nasal pores, nasal cavity, trachea and lungs from respiratory
सिस्टम। ये लाइन हमको ये बता रही है कि सबसे पहले सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का। लाइक नेजल पोर, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स, ये सारे क्या है, ऑर्गन। और ये जब साथ में मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये साथ में मिलके काम करते हैं, इसके लिए एक सिस्टम होता है। समझ में आएगा। सेल से पहले टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, सिमिलर सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ये सारे ऑर्गन जब साथ में मिलके काम करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। Even when cells are originate into even when cells are originate even when cells are organized into tissue, organ and organ system, the cell remain the fundamental unit of structure and function in all living organism। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भले सेल से मिलके ऑर्गन सिस्टम बने कैसे भी, पर जो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी बैक्टीरिया के, ह्यूमन बींग के, प्लांट की, वो क्या है, सेल ही है। This makes us wonder how much tiny cells perform so many different activities। ये हमको मतलब बता रहे कि स्मॉल से स्मॉल मतलब बारीक से बारीक सेल्स कैसे डिफरेंट सेल्स मिलके कैसे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल। अब सेल के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हाउ डू सेल इन आवर बॉडी कम्युनिकेट, कि अपनी बॉडी जैसे बहुत सारी सेलों से मिलके बनी होती है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करती है, ये भी बताएंगे। कम्युनिकेट विथ ईच अदर। डू सेल्स लिव फॉर एवर और डू दे डाई, क्या सेल्स हमेशा जिंदा रहती है या वो हम मर जाती है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर। जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहे हैं कि सेल के कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, कि सेल किससे मिलके बनी होती है, सेल हमेशा के लिए रहती है, सेल मर जाती है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर हमको इस चैप्टर में मिलेंगे। हाउ टू स्टडी सेल। what do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate as distinct? Imagine two tiny dots drawn on a piece of paper. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate when viewed from about 25 centimeter. The near point of human eye, 2 points separated by about 0.1 millimeter, can be seen as distinct, otherwise they appear as a single point. This is called the limitation of resolution of the human eye, which is 0.1 माइक्रोमीटर, सॉरी मैंने नैनोमीटर बोल दिया था। ये पैराग्राफ ये बता रहा है कि हाँ अपन सेल की स्टडीज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक पीस ऑफ पेपर पर 2 डॉट बनाएंगे। उन दोनों डॉट्स को आप, वो दोनों डॉट्स अगर आप पास में ला रहे हो तो वो कब तक आपको 2 डिफरेंट डॉट्स दिखेंगे, और वो अगर पास में आने के बाद वो इतना क्लोजली पास में लिया हो जिससे वो 2 डॉट आपको 2 डॉट नहीं लगे, एक सिंगल डॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो सिंगल डॉट में कन्वर्ट हो रहा है, जब उसके पहले तक, जब तक वो 2 डॉट अपने को दिख रहे हैं और अपन डिफरेंट कर पा रहे हैं कि हाँ ये 2 डॉट है, इसको क्या बोलेंगे, लिमिट्स ऑफ रिजोल्यूशन। और ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर। और नॉर्मल अपन कितने पास से देख सकते चीज़ों को, 25 सेंटीमीटर। इससे अगर ज़्यादा पास आप कोई भी चीज़ को ला रहे हो तो आप उसको क्लियरली रीड नहीं कर पाओगे। A cell is usually too small to be seen by the unaided eye. This rises in important question. How have cell biologists studied the structure and function of cell that are much smaller than the limit of resolution of the human eye? अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आएगा कि अगर सेल को नॉर्मल नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते तो फिर साइंटिस्ट ने स्टडी कैसे करी होगी सेल की। तो सेल की स्टडी के लिए वो अपन अभी ये देखेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। ए कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दैट इज इन ऑब्जेक्ट लेंस एंड in eyepiece are used for the magnification of an object, make it appear large। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ इसीलिए होता है कि जो स्मॉल से स्मॉल चीज़ें जो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसको आप क्या कर सको, मैग्नीफाई करके देख सको। मैग्नीफाई करके मतलब बड़ा करके देख सको, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन बोलेंगे। Robert Hooke was the first person to observe a cell in 1665 using a self-designed microscope capable of about
200 to 300x magnification. While examining a thin slice of cork, he observed small box-like compartment and named them cells. इन स्कूल लेबोरेटरीज, पहले इतना अपन समझ लेते हैं कि ये लाइन क्या बोल रही है। रॉबर्ट हुक जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करा था किसको, सेल को। इन विच ईयर 1665 में, जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था और जिसकी कैपेबिलिटी कितनी थी, मतलब कितना लार्ज करके वो सेल को, ये किसी भी चीज़ को दिखा सकती थी, कि उनकी कैपेबिलिटी थी उस माइक्रोस्कोप की थी 200 से 300x मैग्नीफिकेशन। मतलब आप किसी भी स्मॉल से स्मॉल चीज़ को वो इतना मैग्नीफाई करके, मतलब बड़ा करके बता सकती थी। बस उन्होंने एग्जामिन क्या करा था, कॉर्क मतलब पेड़ की जो छाल आती है ना, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि उसमें पेड़ की छाल में क्या थे, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट थे, और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया था, इसी को उन्होंने नाम दिया था सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी 1665 में। और कौन से सेल की डिस्कवरी करी थी, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, जो उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था उसी में करी थी। इन स्कूल, अब देखेंगे आपके स्कूल में कौन से माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं। इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेंसेज, एग्जाम्पल 10x 40x to achieve better magnification and resolution under visible light. Explore different parts of microscope in your school laboratory and use it to be observe fine structure of various material. Fine structure मतलब हम से बारीक उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि वो किससे किससे मिल के बना होता है। अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल बी ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ इन ऑब्जेक्ट, कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज। ये माइक्रोस्कोप आपकी बुक में देखने को मिलेगा। ये लाइट माइक्रोस्कोप है जो मोस्टली आपके स्कूल्स में देखने को मिलेगा। इसी लाइट की प्रेजेंस में ही वर्क करता है। अगर आपको इसमें लाइट नहीं मिलेगी तो आपको जो आपकी इमेज है वो मैग्नीफाई होके नहीं दिखेगी। ये उसके आगे स्टडी करने से पहले अपन कुछ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के कुछ चार्ट ये दिया हुआ है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अपन कितना नॉर्मल आइज से देख सकते हैं। लाइक 0.1 नैनोमीटर एटम्स को तो बिल्कुल नहीं देख सकते। इसको किससे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। प्रोटीन को, लिपिड्स को, वायरसेस को, राइबोसोम को, स्मॉल बैक्टीरियाज को, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस और किसके पार्ट है, सेल के पार्ट है। मोस्ट बैक्टीरियाज, मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स, अमीबा को किससे देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, मोस्ट बैक्टीरिया, न्यूक्लियस को, और प्लांट एनिमल सेल को, अमीबा को, इसको अपन लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और जैसे फिश एग, चिकन एग, ह्यूमन हाइट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ट्री, नीम ट्री, रॉकेट, ये तो अपन नॉर्मल आइज से देख सकते हैं। लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ ए सेल, कि सेल की साइज कितनी होती है। टेक ए ट्रांसपेरेंट रूलर विथ मिलीमीटर मार्किंग, piece of ruler on the stage of microscope, focus on its using the adjustment knob and observe the diameter of the circular field of view through the eyepiece and measure it in micrometer. Convert the diameter from micrometer to millimeter to micrometer. Suppose the diameter of the visible field is 5 micrometer, meaning 5 multiply 1000, तो मिलीमीटर तो क्या हो जाएगा 5000 माइक्रोमीटर। अगर मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिमूव द रूलर, प्लेस इन ऑनियन peel, slide on the stage of the microscope, focus on the slide and count the number of cells present along the diameter of the field of view in one straight line. Estimate the real size of the cell using formula 1 मिलीमीटर इक्वल कितने होंगे, 1000 माइक्रोमीटर होंगे। माइक्रोमीटर के सिंबल है mm और मिलीमीटर का सिंबल है mm और माइक्रोमीटर का सिंबल है mu। एस्टिमेट साइज ऑफ द ऑनियन पील, कि आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो कि ऑनियन पील का साइज़ क्या होगा। डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड एंड माइक्रोमीटर, कि उसका डायमीटर अपन विजिबल फील्ड में कितना है, और नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द उसके डायमीटर में नंबर ऑफ सेल्स कितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप एक सेल का जो
साइज है, एस्टिमेट साइज है, वो पता कर सकते हैं। सपोज 20 सेल्स आर सीन अलोंग द डायमीटर, इन द केस द साइज ऑफ वन ऑनियन सेल कुड बी 5000 माइक्रोमीटर को डिवाइड करेंगे 25 से, क्योंकि उसी डायमेंशन में 25 सेल्स है, तो कितना आ जाएगा 200 माइक्रोमीटर साइज आ जाएगा किसका, एक सेल का। इफ़ द एस्टिमेट साइज ऑफ इन ऑनियन पील सेल इज 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज ए लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल। अब अगर उसका डायमीटर इतना कम है तो कैसे लाइट माइक्रोस्कोप उसको मैग्नीफाई करेगा। द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्ट लेंस। ये किस पे डिपेंड करता है कि जो आप माइक्रोस्कोप ले रहे हैं उसके मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर, उसके आई पीस और ऑब्जेक्ट लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ बोथ द आई पी एंड द ऑब्जेक्ट लेंस हैव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10x, देन द टोटल मैग्नीफिकेशन विल बी 100x। अगर उसका मैग्नीफाइंग पावर भी 10x है और लेंस भी कितना है 10x है, तो आपका जो सेल है उसको वो कितना मैग्नीफाई कर सकता है, 100x मैग्नीफाई कर सकता है। दिस मीन्स दैट ए सेल विद इन एस्टिमेट साइज ऑफ 200 माइक्रोमीटर विल अपेयर 100 टाइम लार्जर। कि अगर जो 200 माइक्रोमीटर के जो सेल है वो कितने टाइम लार्जर, मतलब कितना बड़ा दिखेगा, उसके साइज़ के 100 टाइम, मतलब 100 गुना ज़्यादा बड़ा आपको दिखाई देगा। Thus a microscope allow us to see very small structure clearly and is an essential tool for studying the cell structure. Over the years, scientists have improved the microscope by improving its three main feature: resolution means measure of clarity, contrast the differences in brightness between various parts of an object, and magnification. This improvement have turned microscope into a powerful tool for studying cells. जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, माइक्रोस्कोप को क्या कर गया, डेवलप किया गया और उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, जिससे अपन चीज़ों को और अच्छे से मैग्नीफाई करके या उसके टाइनी से टाइनी चीज़ों को देख सके, अच्छे से उस पर स्टडी कर सके। यू कैन सी ए पिक्चर ऑफ द लोअर सर्फेस ऑफ कोलकेशिया लीफ ऑब्जर्व्ड अंडर ए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये कौन सी लीफ है, कोलोकेशिया लीफ का स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर है, उसके स्टोमाटा के बारे में बताया गया। ये कौन से माइक्रोस्कोप से पिक्चर ली गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब अपन देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ लोअर सरफेस ऑफ कोलोकेशिया लीफ शोइंग स्टोमेटा।